नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी के तीखे हमले की, चुनाव नियमों में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, देखेंगे कैसे दही चूड़ा भोज के बीच बिहार में हुआ खेल, दिल्ली चुनाव के बीच अपने नेताओं के बयान पर कैसे घिरी बीजेपी, जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के ऐतिहासिक कदम को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पुणे में सेना दिवस परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स हुए शामिल। गर्ल्स एनसीसी महिला अग्निवीर टुकड़ी ने किया मार्च पास्ट। नेपाल के आर्मी बैंड ने बजाई धुनें। महाराष्ट्र एनडीए में बढ़ते टकराव के बीच पीएम मोदी ने ली विधायकों की बैठक, कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी का अधिकारियों को अहम निर्देश, कहा मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की संभावना, युद्ध स्तर पर करे तैयारी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 224 अंकों की बढ़त के साथ 76,724 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 37 अंकों के उछाल के साथ 23,213 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, तो कांग्रेस कार्यालय का पता अब बदल गया है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया। 9 कोटला रोड, नई दिल्ली अब कांग्रेस पार्टी का नया पता है। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है, और इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान और चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी और आरएसएस ने देश की सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि 1947 में भारत को सच्ची आजादी नहीं मिली थी। मोहन भागवत का ये बयान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ हर एक भारतीय नागरिक का अपमान है। भागवत का कमेंट हमारे संविधान पर हमला है। उन्होंने हाल ही में जो कहा वो देशद्रोह है। भागवत के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो अब तक गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ केस भी चलाया जाता। भागवत के हिसाब से देश में संविधान का कोई महत्व नहीं है। राहुल ने मोहन भागवत के बयान को सीधे सीधे बकवास करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप मानते हैं कि हम बीजेपी आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये दो विचारों के बीच की लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, दूसरी तरफ आरएसएस का विचार है जो इसके उलट है। राहुल ने कहा कि आज सभी जांच एजेंसियों को सिर्फ यही काम दिया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं को घेरा जाए और उन्हें जेल भेजा जा सके। आज चुनाव आयोग को भी खुद को पाक साफ करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का डेटा देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इसे नजरअंदाज कर रहा है। राहुल ने आगे कहा कि हमें कैसे भरोसा होगा कि इलेक्टोरल सिस्टम सही है। चुनाव आयोग को साबित करना चाहिए कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला बोला, तो दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को प्रोत्साहित करता है जो कमजोर भारत चाहते हैं। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा, चुनाव नियमों में बदलाव पर सवाल उठाए, और तो और चुनाव नियमों में हुए इन बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दलीलों को स्वीकार किया, जिसके बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि 9 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से चुनाव से जुड़ा डेटा निर्धारित शुल्क लेकर जो भी इसकी डिमांड करे उसे देने का आदेश चुनाव आयोग को दिया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा की याचिका पर दिया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि प्राचा के मांगने पर 4 हफ्ते में उन्हें डेटा उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन सरकार ने चुनाव नियम ही बदल दिए। इसके खिलाफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव नियमों में किए गए बदलाव चिंता में डालने वाले हैं। नियम में ये बदलाव चुनावों की अखंडता को कमजोर करते हैं। संशोधन महत्वपूर्ण सूचनाओं तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्रालय ने दिसंबर में भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव नियम 1961 के नियम 93(2)(a) में संशोधन किया था। संशोधन उन दस्तावेजों को सीमित करता है जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले हैं, विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग वीडियो और उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक एक्सेस को प्रतिबंधित करता है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट में जयराम रमेश की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नियमों में बदलाव के पीछे चुनाव आयोग और सरकार गोपनीयता का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता नहीं चलता कि वोटर ने किसे वोट दिया है। इससे पहले जयराम रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उसे एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चुनाव के नियमों में बदलाव पर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा, तो बिहार की सियासत में भी हलचल तेज है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव दही चूड़ा भोज में पशुपति पारस के घर पहुंचे थे। इस मौके पर लालू यादव से पारस के महागठबंधन में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर लालू के जवाब ने राज्य की सियासत में नई चर्चा को हवा दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लालू यादव के बयान ने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के घर पर दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम रखा गया था। इस मौके पर आरएलजेपी प्रमुख पशुपति पारस भी पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में पारस के पहुंचने को लेकर जब लालू यादव से सवाल पूछा गया तो उनके जवाब ने बिहार की सियासत में नई चर्चा को हवा दे दी। लालू से पूछा गया कि क्या पशुपति पारस महागठबंधन में वापसी करेंगे, तो लालू का एक शब्द में जवाब था हाँ। इस बीच पशुपति पारस की ओर से भी दही चूड़ा भोज रखा गया और इसमें लालू यादव भी पहुंचे। यानी लालू की हाँ और पारस के कार्यक्रम में लालू के जाने को लेकर यह माना जा रहा है कि अब पशुपति पारस की महागठबंधन में शामिल होने की बात पूरी तरह से फाइनल हो गई है और अब बस औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। यानी बिहार और केंद्र की सियासत से बाहर हो चुके पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को नया ठिकाना मिलने वाला है और वो भी तब जब इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। बताते चले कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी का कद बढ़ने के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी दरकिनार कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने और गठबंधन में अपनी पार्टी की उपेक्षा को देख पशुपति कुमार पारस ने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था और नई सियासी जमीन की तलाश में जुट गए थे। और अब लालू के बयान से ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस को नया ठिकाना मिल चुका है। बिहार में चुनाव से पहले पशुपति पारस के महागठबंधन में शामिल होने की खबरों ने खलबली मचा दी है, तो दिल्ली में भी चुनाव के बीच सियासी हलचल तेज है। इस बीच चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल और परवेश वर्मा सहित तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से नामांकन दाखिल किया। तो वहीं पैसे बांटने के आरोपों पर बीजेपी प्रत्याशी पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो क्या कुछ रहा दिल्ली का सियासी घटनाक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली का सियासी माहौल गहमा गहमी भरा रहा। तमाम पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इनमें कई दिग्गज भी शामिल रहे। नई दिल्ली सीट से पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही नई दिल्ली सीट से ही बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा ने भी नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने सीएम आतिशी को हिरनी कहा है। बिधूड़ी का कहना है कि आतिशी चुनाव में हिरनी की तरह घूम रही हैं। बता दें कि बिधूड़ी ने हाल ही में प्रियंका गांधी और आतिशी को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिसे लेकर उनकी काफी किरकिरी हुई थी और अब बिधूड़ी ने एक बार फिर नया विवादित बयान दे दिया है। वहीं कालकाजी से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा की बात करें तो हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उन पर आरोप लगाए थे कि परवेश वर्मा अपने दिल्ली आवास में वोटरों को 1100 रुपए बांट रहे हैं। इसे लेकर पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई और अब खबर ये सामने आई है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली के एसएचओ को परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब देखना होगा कि परवेश वर्मा के खिलाफ जारी आदेश पर क्या कोई कार्रवाई होती है। यानी देखा जाए तो जैसे जैसे दिल्ली चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा लगातार गर्माता ही जा रहा है। दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी आरोपों से घिर गई है तो सवाल जजों की नियुक्ति को लेकर भी उठते रहे हैं। लेकिन अब जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कॉलेजियम ने विशाखापट्टनम में जज पद के उम्मीदवारों से पहली बार दिल्ली के बाहर मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान 3 आंध्र प्रदेश और 5 तेलंगाना उम्मीदवारों का इंटरैक्शन हुआ। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। लगभग 3 दशकों में पहली बार कॉलेजियम दिल्ली से बाहर जाकर जजों की उम्मीदवारी से मिला। ये मुलाकात विशाखापट्टनम में हुई, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश वाले उम्मीदवारों का आकलन किया गया। कॉलेजियम ने उनकी योग्यता और व्यक्तित्व के साथ साथ ये भी परखा कि उम्मीदवार संवैधानिक न्यायाधीश पद के लिए उपयुक्त है या नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 32 जजों में से 20 से ज्यादा अपने परिवारों के साथ विशाखापट्टनम गए थे। बता दें कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक व्यस्त शहर है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने अपने उम्मीदवारों की सिफारिश की थी।
कॉलेजियम ने फैसला किया कि उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाने की बजाय विशाखापट्टनम में उनका आकलन करना बेहतर होगा। उसमें उम्मीदवारों का समय और पैसा दोनों बचेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के दशक में 2 फैसलों के जरिए कॉलेजियम सिस्टम बनाया था। इसका मकसद था संवैधानिक अदालतों के जजों का चयन करना और न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से बचाना। ये पहली बार है जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज चुनने की प्रक्रिया का एक हिस्सा दिल्ली से बाहर पूरा किया, जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने किया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति के वक्त कोई भी सिफारिश काम नहीं आएगी। दरअसल कॉलेजियम अभी 2 अहम प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। ये प्रस्ताव हाईकोर्ट जजों के चयन में खानदान के प्रभाव को खत्म करने के लिए है। कई वकीलों को लगता है कि पहली पीढ़ी के वकीलों को हाईकोर्ट जज बनने का मौका कम मिलता है, खासकर तब जब उनके सामने मौजूदा या पूर्व जजों के बच्चे हों। इसीलिए ये प्रस्ताव काफी सख्त था, मौजूदा या पूर्व जजों के रिश्तेदारों को हाईकोर्ट जज बनाने पर रोक लगाना। कोर्ट के रुख को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्दी ही बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन किसानों की मांग पर सरकार का रुख बदलता नजर नहीं आ रहा और अब पिछले 51 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की अब तक की मेडिकल जांच की सारी रिपोर्ट मांग ली है। इसके साथ ही सरकार से सवाल भी किए। तो क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच के सामने पंजाब सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद के मामले में प्रोग्रेस हो रही है। हमारी टीम उनसे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है, डॉक्टर वहां पर है। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि डल्लेवाल ने हमें ब्लड टेस्ट करने की इजाजत दे दी है, जिसके जवाब में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग डल्लेवाल पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वह इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। इस पर सिब्बल ने स्पष्ट किया कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा, बल्कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के एफिडेविट के मुताबिक उनकी स्थिति स्थिर है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से डल्लेवाल की सेहत से जुड़ी पहले और अब की तुलनात्मक रिपोर्ट भी मांगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डल्लेवाल की स्वास्थ्य रिपोर्ट पर एम्स के मेडिकल बोर्ड से राय भी ली जाएगी और अब मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। वहीं डल्लेवाल की सेहत की बात की जाए तो उन्हें पानी पीने में भी दिक्कत आ रही है। वह जितना भी पानी पीते हैं वे तुरंत ही उल्टी के जरिए बाहर आ जाता है। वहीं खनूरी बॉर्डर पर 111 किसान काले कपड़े पहनकर हड़ताल कर रहे हैं। डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए हर तरफ ये सवाल उठ रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का ये अनशन आखिर कब खत्म होगा। क्या सरकार झुकेगी? तो चिंता बांग्लादेश को लेकर भी जताई जा रही है। बांग्लादेश में अब यूनुस सरकार और पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP में टकराव के हालात दिखाई दे रहे हैं। आम चुनाव के मुद्दे पर दोनों पक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच खालिदा जिया को बड़ी राहत मिली है, जबकि शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही हालात स्थिर नहीं है। पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला हुआ है। ऐसे में पूरी दुनिया के देशों में बांग्लादेश को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। वहां एक चुनी हुई सरकार की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच अब आम चुनाव को लेकर यूनुस सरकार और पूर्व PM खालिदा जिया की पार्टी BNP आमने सामने दिखाई दे रही है। एक तरफ मोहम्मद यूनुस ने इस साल के अंत तक या 2026 के मध्य तक चुनाव कराने की घोषणा की है, तो खालिदा जिया की पार्टी इससे अलग रुख अपनाए हुए है। इस खींचतान के बीच अब BNP की स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई और रात भर चली इस बैठक के बाद पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चुनाव में इतनी देरी करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने इस साल के जुलाई-अगस्त तक आम चुनाव करवाने की मांग की है, लेकिन इस पर यूनुस सरकार की सहमति बनती नहीं दिख रही। मोहम्मद यूनुस पर तो ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुर्सी के मोह में वो जल्दी चुनाव कराने का इरादा ही नहीं रखते हैं। यानी आने वाले वक्त में BNP और यूनुस सरकार में भी ठन सकती है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि खालिदा जिया को बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के अध्यक्ष खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना के कार्यकाल में जो खालिदा जिया जेल में कैद थी, अब वो मुकदमे से ही आजाद हो गई है। लेकिन शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। मोहम्मद यूनुस के आरोपों के चलते शेख हसीना की भतीजी और ब्रिटेन सरकार में वित्त मंत्री ट्यूलिप सिद्दीकी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। यूनुस ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ट्यूलिप ने पिछली सरकार यानी शेख हसीना की सरकार के साथ मिलकर बांग्लादेश में धोखाधड़ी के जरिए धन की हेराफेरी की।
जिसका हमारे देश पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। हालांकि ट्यूलिप ने इस्तीफे के साथ ही ये भी साफ कहा है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली चुनाव एक बड़े घमासान की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर नेता अब जंगली भाषा की तरफ उतर आए हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने आज दिल्ली की सीएम आतिशी को हिरनी की तरह से बता दिया। बताइए, अगर इसी तरह के बयानों का उपयोग होता रहा तो दूसरी पार्टी के लोग भी इसी तरह से दूसरे जानवरों से, दूसरे नेताओं की तुलना करते रहेंगे, क्योंकि जंगल में तो और भी जानवर रहते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।